कौन सी भाभी बे, कैसी पार्टी। कुछ तो खुराफात मची रहा। हमारी हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हम अक्सर रेड हैंड्स खेला करते थे। इसमें मेरे दोस्त ने बोला सर बहुत मजा आता है, कभी आप भी खेल के देखिए। तो वही गदागद में सब पूरे क्लास वालों की ऐसी फटी क्या बताए। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आप सभी को इस आर्यन त्रिपाठी का सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, अच्छे से होंगे, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे और साथ ही साथ 2 गज की दूरी का पूरा पालन कर रहे होंगे। जैसा आप सभी ने हमारा कल अंग्रेजी में आया पहला पॉडकास्ट देखा, जिसमें हमने कॉलेज के बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत ही सारी, और उसमें मतलब आसपास के अपने फैकल्टीज़ की हर जगह की बातें की। उसी की तर्ज पर आगे बढ़ते हुए आज हम आपके सामने अपना पहला हिंदी का पॉडकास्ट लाए हैं, जिसको हमने नाम दिया है किस्से कहानियों के। इसमें ऐसी कुछ कहानियां हैं जो आपको कभी हंसाएंगी तो कभी आपको कुछ रुलाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। तो इसी के प्रसंग में आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ हैं हमारे मित्र अनुराग तिवारी। तो अनुराग भैया कैसे हैं आप, बताइए। बस भैया, हाल चाल तो ठीक ही ठाक है। कोरोना के डर से सब घर में ही मगन है। देख रहे हैं बिना मास्क के रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, फिर भी सारे प्रिकॉशंस ले ही रहे हैं। उम्मीद है आप भी ले ही रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं पहली कहानी, जो कि आई है फर्स्ट ईयर से, ध्रुव कुमार शुक्ला की कहानी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रेम प्रसंग की कहानी है। तो अगर आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में अगर कोई ऐसा प्रेम प्रसंग का कुछ रहा हो तो उन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भाभी का बर्थडे है, पार्टी कहाँ दे रहा है, कौन सी भाभी बे, कैसी पार्टी। तकरीबन बात 7 साल पुरानी है। ये कॉलेज में लगभग सबका एक बेस्ट फ्रेंड होता था, मेरा भी था। उससे बेस्ट शायद इसीलिए कहता था क्योंकि उसके साथ की गई बातें अक्सर कोई सुन लेता तो यकीनन हमें पागल समझता। हमें भी समझते हैं सब। बेमतलब की बातें किया करते थे, लेकिन मज़ा भी उन्हीं बातों में ही आता। कभी गलती से कोई काम की बात कर ले तो थोड़ी देर की शांति और फिर से वही ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें। खैर, ये किस्सा उस लड़की का है जिसे मेरा दोस्त पसंद करता था। उसका एक नाम भी था, लेकिन हम बस भाभी बुलाते थे, कभी धीरे से तो कभी ज़ोर से। उसका एक नया बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन अब इश्क तो इश्क है, हो गया तो हो गया। जब भी वो सामने से गुजरती थी हम दोनों हंसते थे। उसको फ़र्क बस इतना था, वो उसे देखकर हंसता था और मैं अपने दोस्त को देखकर हंसता था। उस लड़के को भी पता था मेरे दोस्त के बारे में, पता चल ही जाता है कि प्रेम की कविताएं ना छूटती नहीं है छुपाए भी। वो क्लास में जब भी घुसता, खाली जगह देखने के बहाने पहले उसे खोजा करता था। हाँ, अगर वो हमारे बाद आती तो कम से कम एक कोहनी मार के मैं उसे बता ही देता था कि देखो भाभी जी आ गई हैं। अलग ही मज़ा आता था उसे चिढ़ाने में। वैसे मेरा दोस्त भी बहुत दुष्ट था। सबके सामने गुलशन ग्रोवर था, पर उसके आते ही गोविंदा बन जाता था। हमें हमेशा से पता था कि ये साला इश्क भी कमबख्त है, पर खोखला भी है साथ ही साथ। फिर भी बहुत सारे इश्क में पहला था। जब भी भाभी का बर्थडे आता, हम पार्टी के नाम पे 4 समोसे, 2 चाय और थोड़ा सा धुआं करते थे। धुएं से आप समझ रहे हैं ना। बस यही होता था पार्टी के नाम पे। पर यकीन मानिए, बात पैसे की कम और माहौल की ज़्यादा होती थी। कॉलेज के साल बीतते गए, पर उसकी बातें कभी आंखों से आगे नहीं बढ़ी। 1-2 मुलाकातें हुई, पर फिर भी मेरे हंसने की वजह से ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गई। 3 वैलेंटाइन डे भी आए, 3 वैलेंटाइन डे, पर वो इश्क के पन्ने पे एकदम आखिरी में रह गए। बस आखिरी में, जैसे नहीं होता आखिरी में हम लोग बना देते हैं कहानियाँ, बस वही। उसका जिक्र एक सवाल किया तो कभी मजाक बन गया। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म होने को आया, तभी तक भाभी का ब्रेकअप भी हो चुका था। मैंने अपने दोस्त से पूछा, अब तो कुछ गलत भी नहीं, उसे बोल क्यों नहीं देते। वो बोला, बोल तो मैंने उसे 3 साल पहले ही दिया था, पर तब तक थोड़ी देर हो गई थी। मैंने पूछा, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? अगर मैं बता देता तुम्हें तो तुम समझाने लगते, लेकिन देखो मजाक मजाक में बातें 4 साल बीत गई। वो बेस्ट भी शायद इसीलिए था क्योंकि ना वो सिर्फ मेरे मजाक को समझता था, जबकि मैं उसके भी मजाक को समझता था, और साथ साथ उसकी गलतियों को भी। दोस्त वही अच्छा होता है। कॉलेज ख़त्म हो गया और हमारे शहर बदल गए। बेमतलब की बातें थोड़ी कम हो गई। कल जहाँ बातें चाय के साथ उसके साथ होती थी, आज एक चाय को मोहताज हो गई। आज भी जब कभी उससे बात होती है तो समझदारी के डिब्बे में डाल
खुल के बात कर लेता हूँ। एक ही बात पर बार बार हंसी होती है। इन्हीं दिन बीच फेसबुक चला रहा था, एक पोस्ट देखा कि भाभी का बर्थडे है, तो तुरंत फ़ोन मिलाकर उससे पूछा कि पार्टी दे रहा है क्या। वो बोला कौन सी पार्टी। मैंने कहा भाभी की पार्टी, आज भाभी का बर्थडे है। वही दोस्ती की बातें। तो ऐसी थी कुछ ध्रुव कुमार शुक्ला की कहानी। हम अनुराग से पूछते हैं कि अनुराग के साथ कुछ ऐसी प्रेम कहानियां हुई हैं क्या। क्यों अनुराग, आपके साथ कोई ऐसी प्रेम कहानी है? नहीं भैया, आज तक तो मिली नहीं। खोज जारी है। जेई मेन से ले क्लास 12 से लेकर के जेई मेंस तक, जेई मेन से लेकर के अभी तक के कॉलेज के समय तक बस ताक ही रहे, मिली नहीं है। आपकी कोई हो तो बताइए। नहीं भैया, देखो हम तो बहुत सन्यासी पुरुष के इंसान हैं, कुछ नहीं होता हमसे। चलिए ठीक है, दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कहानी आई है सुब्रनजीत साहा की, जो कि अनुराग तिवारी सुनाएंगे आपको। तो अनुराग जी, नेक्स्ट कहानी आपके लिए। तो ये कहानी हमारे सेकेंड ईयर के सुरजनीत साहा सर की है। किस्सा है एक टिफिन बॉक्स का, शीर्षक भी टिफिन बॉक्स ही है। लिखते हैं, क्लास 12th में फिजिक्स का क्लास चल रहा था, आगे समझ लीजिए। अब मैं तो ठहरा बैक बेंचर्स और मेरे सारे दोस्त भी। हम अब फिजिक्स से तो हर किसी की 36 का आंकड़ा चलता ही है, हमारा भी था। इसी बीच हम पांचों में से किसी एक का खुला टिफिन का डब्बा। छोटा सा था डब्बा और उसमें पड़े 5 हाथ। देख रहे हैं कैसे जंगलियों वाला हाल है, लड़कों का तो यही चलते रहता है। इसी बीच टीचर को भनक लग गई कि पीछे कुछ तो खुराफात मच ही रहा है। झट से हमने अपने सारे सरों को नीचे कर लिया और मुंह में था रोटी का टुकड़ा, डर इस बात का कि कहीं सर को पता न चल जाए। अब या तो सर को पता चलता है या फिर हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होना था। अचानक से टिफिन का डब्बा गिरा नीचे। था तो छोटा सा गोल स्टील का डब्बा, जा पहुंचता ढुलकते ढुलकते सर के सामने। अब क्या होना ही था, सर ने पकड़ा चौक और फेंक फेंक कर मारा और सीधे हम क्लास के बाहर। हमारी हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और हम थे गर्मी के मौसम में बाहर कान पकड़े। इतने में आ पहुंचे हमारे प्रिंसिपल सर। पता किया हमारा सारा कर्म कांड और उसके बाद ले गए ऑफिस। वहां पर बुलाया हमारे पूजनीय माता पिताओं को। सुनने के बाद हमारे सारे व्याख्यान। इतनी जोर जोर से मार पड़ी, क्या ही बताएं अब। लेकिन क्या कहें, उस दिन की जो यादें बनी आज भी हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें ला देती हैं। तो ये थी हमारे सुरनीत साहा सर का छोटा सा एक टिफिन का किस्सा। और शायद ही आप जो लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं, शायद ही उनमें से किसी का भी एक ऐसा हो कि स्कूल में इस तरह का कोई किस्सा ना ही बना। भले टिफिन बॉक्स से नहीं, पर किसी ना किसी तरह से तो बना होगा। तो हम आपसे पूछते हैं हारेंद्र सर, आपके साथ कुछ ऐसा कभी हुआ था क्या? हाँ भैया, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, सच बता रहे हैं। हम देखो सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं और इतना मार खाए हैं हम, इतना मारा पीटी हुआ है हमारे टिफिन बॉक्स के लिए कि क्या ही बताया जाए। टीचर आके हमारा खा लेते थे। पीएचई वाले सर हमारे हमारे साथ टिफिन खाते थे हमारा, आपको पता है। चलिए, हम तो भाई बहुत पिटाई खाए हैं। अगर आप लोग पिटाई खाए हैं तो अपने विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं और ये कहानी आई है आदित्य दुबे की तरफ से। आदित्य दुबे लिखते हैं, वो कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी के सबसे हसीन पल जब हमें ना हो तो किसी की चिंता नहीं होती है, किसी की फ़िक्र कुछ भी नहीं होता है। कुछ होता है तो बस हम और हमारी ज़िंदगी के वो पुस्तक जिसे कोरे कागज़ों में हम मस्ती के रंग भर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी जब मैं क्लास 8th में था तब आई है। लड़कों की लाइफ वो समय जब वो खुद को पावरफुल समझने लगते हैं तब की है। वैसे अनुराग, तुम कभी अपने आप को पावरफुल समझे हो क्या? बिल्कुल नहीं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के मामले में कहा जा सकता है कुछ चीजों में कि हाँ, जो बोला जाए होमवर्क करके लाने वाला वो सीधा बच्चा था मैं। तो क्या आप धुरंधर थे? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो कहानी की तरफ लौटते हैं। ऐसे ही एक गेम जो कि पावर वाला था, वो तो रेड हैंड्स था। सुना होगा आपने नाम। हम अक्सर रेड हैंड्स खेला करते थे और हर कोई अपने अपने ताकत के अनुसार दूसरे के हाथों पे मारता था।
हमारे हिंदी के सर हमें अक्सर इस गेम के लिए डांटा भी करते थे। एक बार हमारे मैथ्स के टीचर एब्सेंट थे, तो सब्स्टिट्यूट में हिंदी वाले टीचर आ गए। हमारे क्लास में आए तो उन्होंने हमसे कहा कि मुझे कुछ काम है, तुम लोगों को जो करना है वो लोग करो। ऐसे टिपिकल चीज़ें, यही होता है सब्स्टिट्यूट के नाम पे। तुम लोग को जो कुछ करना हो तुम लोग वो करो। तो हम लोग के पास कोई कुछ काम था नहीं, हम लोग पीछे बैठ के ये रेड हैंड्स वाला गेम खेलने लग गए। और खेलते खेलते, और टीचर हम लोग को देखते हुए खेलते हुए देख भी लिए थे, पर डांट भी रहे थे। पर हम लोग डांट से उनके तो बेशर्म हो चुके थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हम लोग को। तो हमने खेलना शुरू कर दिया था और कुछ ही देर में सर का काम ख़त्म हो गया। पर तब तक हमें गेम में इतना डूब चुके थे कि हमें पता ही ना चला कि कब सर हमारे पीछे आके खड़े हो गए। सर मेरे पीछे खड़े थे, तब मैं बोल रहा था दोस्त से, बेटा तू रोएगा अब। तो इस बार तभी सर ने धीरे धीरे, लो सर, बेटा तू रोएगा अब। तो इस बार तभी सर ने पीछे से बोला कि तुम धीरे मारना। उनकी आवाज़ सुन के हम सब डर गए कि अब तो गए भैया, सबके हाथ लाल हो गए, हाथ हटा के सीधे बैठ गए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सर ने हमसे बोला, क्या करते हो तुम लोग ये सब चीज़ें, क्या मज़ा आता है तुम लोग को ये सब करके। इसमें मेरे दोस्त ने बोला, सर बहुत मज़ा आता है, कभी आप भी खेल के देखिए। सर ने कहा कि ठीक है चलो हम भी खेलते हैं। तो वो पहला ऐसा बार था कि हमारे सर हमारे साथ वो रेड हैंड वाला गेम खेल रहे थे, वही सर जो हमको हमेशा डांटा करते थे। और फिर हम लोग खेलना लगे और इस बार सर भी धीरे धीरे सब अपना हाथ मारते फिर रख देते। अब सर की बारी आ गई, तो सर ने तो काफ़ी धीरे से हाथ रखा और बोला कि मैं नहीं मारूंगा। अब दूसरे लड़के की ओर मारना हो सर को, तो ये वो लड़का था जो सर से सबसे ज़्यादा डांट खाता था और गेम को लेके भी, पढ़ाई को भी इतना डांट खाता था कि क्या ही बताया जाए। सर उसको लगा कि ऐसा मौका मिला है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा भैया। सर को बहुत ज़ोर से उसने मारा और बहुत ज़ोर से सर को लगी। सर ने फिर अपना हाथ वापस खींच लिया और दूर जाके बैठ गए अपने चेयर पे। 10 मिनट बाद वो धीरे से आए हमारे पास और हमसे अपना लाल हाथ दिखाते हुए हमको बोले, कह लगे कि आज के बाद ये गेम जो खेलेगा बहुत पिटाई होगी उसकी। वैसे तो अब इस बात को कई साल हो गए हैं, पर आज भी कभी जब ये बातें, ये यादें निकलती हैं, तो ना जाने क्यों अचानक से ही अपने चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। लाजमी भी है मुस्कान आना। और फिर से वही बात, सर के वो मारने वाले की याद करके हम लोग फिर से हंसने लगते हैं। तो अनुराग, तुम्हारे साथ ऐसा कोई कभी किस्सा हुआ है जिसमें तुमने भी पिटाई विटाई खाई हो? पिटाई तो नहीं, वो गदागद का नाम सुने? नहीं, हमने तो नहीं सुना भैया, तुम बताओ। नहीं, तो हमारे तरफ वो रहता है ना कि मतलब वो जब भी स्कूल के तरफ से खेलने जाते थे पीएचई के पीरियड में, तो मोजे का गेंद बना लिया करते थे। उसमें मतलब कुछ भी छोटे मोटे कागज भर देते और उसको सिल के पिट्ठुल की तरह गेंद खेलने का बना लिया करते थे। तो अब भाई पिट्ठुल का तो गोटी मिल नहीं रहा था, हम लोग सब शुरू कर दिए उसी से एक दूसरे को मार कर खेलना। तो वही गदागद में हमारे पीटी के जो सर थे वो भी आ गए साथ ही साथ। तो भाई अब पीटी के सर हैं करके, और वो हमारे साथ इस तरह मिल गए कि हम तो भूल गए थे कि वो सर हैं। उनके साथ इस तरह का खेल खेले, इस तरह का मतलब कह सकते भले उससे चोट ना लगी हो, पर सब ने अपना जितना भी भड़ास था निकाल लिया था। मजा बहुत आया था। तो चलते हैं अगली कहानी की तरफ। ये कहानी है निशी सिंह की, फर्स्ट ईयर से, जो कि अनुराग हमें सुनाएंगे। तो अनुराग, आपके हवाले। हाँ, तो कहानी है निशी सिंह की तरफ से। शीर्षक है क्लास का वो दिन। लिखती हैं, यह किस्सा है हमारे क्लास का, जो कह सकते हैं हमारे जीवन का बेस्ट टाइम था। ज़्यादातर स्कूलों में आईपॉड, मोबाइल फ़ोन या ये सब लाना तो मना ही होता है, पर कहाँ थे हम इतने सीधे साधे जो इन सब को माने। लड़कियां का तो क्या ही कहना, अपने बस्तों में कंघी, लिप बाम, आईना और ना जाने क्या ना क्या सजने संवरने का सामान उठाकर ले आया करती थी। अब हर क्लास में होता है ना वो हिट लिस्ट का एक टॉप बंदा। हाँ, वही हमारे क्लास में भी था एक सूर्यांश नाम का। वो गया बाथरूम और आने के बाद सीधे कहने लगा, अचानक से सब पूरे क्लास को चिल्ला कर कहता है, तिवारी सर आ रहे हैं राउंड पे, सबको अपना अपना सामान छुपा दो। तिवारी सर हमारे डिसिप्लिन इंचार्ज। सब पूरे क्लास वालों की ऐसी फटी क्या बताएं। किसी के पास था फोन, किसी के पास लिप बाम, कोई आईना, कोई कुछ। सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा जिसके कारण सबके मन में भरा डर।
अब हम सब ने मिलकर दिमाग लगाया कि चलो टीचर के लॉकर में ही इसे जाकर छुपा दिया जाए, वहाँ शायद तिवारी सर ना चेक करें। पर मन में डर इस बात का भी था क्योंकि उन्हें पता था कि अब बच्चे इस तरह का हरकत ज़रूर करेंगे, तो इसलिए उनके पास एक्स्ट्रा चाबी तो होती ही थी। डर इस बात का कहीं उस लॉकर को ही ना चेक कर दिया जाए। कुछ लड़कियों की तो ऐसी फटी क्या ही बताएं, वो अपना सामान ले जाकर डस्टबिन में ही डाल दिए। अरे यार, इतनी बेवकूफ़ी भी तो सही नहीं थी। कोई नहीं, आगे लिखते हैं। पूरे दिन इसी तरह का डर का माहौल बना हुआ था। फिर सेकेंड लास्ट पीरियड आया, तब सबने देखा सूर्यांश अचानक से हंसने लगा। सबको चिल्लाकर कहता है, तुम लोग तो खामखा ही डर गए, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। देखा पूरे क्लास का क्या हाल हुआ। पूरे क्लास वालों की फिर ऐसी सटकी, सबने मिलकर उसे इतना सुनाया क्या बताऊं। अगर किसी के हाथ में उस समय चाकू या छुरी पड़ जाती तो बेचारे का राम नाम सत्य होना तय था। उसके बाद उसने कभी हिम्मत नहीं की कि कभी दूसरों को इस तरह से उल्लू बनाया जाए। तो ये थी निशी सिंह के तरफ से एक छोटी सी किस्सा जो कि उनके जीवन को यादगार बनाती है। सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि क्लास में कोई डर का माहौल बनाया गया या मोबाइल वोबाइल पकड़ाया गया हो? हाँ देखो, हुआ तो बहुत कुछ बार है, पर कभी पकड़े नहीं गए। अच्छे हाँ, बच्चे थे और अच्छे टीचरों से रिश्ते भी थे, तो अपने आप को बचा लेते थे। तो यही सब बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अगली कहानी आई है सूर्या की तरफ से। सूर्या सेकेंड ईयर की छात्रा है, और मैंने जब इनकी कहानियों को पहली बार पढ़ा तो मुझको लगता है कि इन्होंने कहानियों के बजाय एक उपन्यास लिख दिया है। गलती से एक उपन्यास लिखा गया है और इन्होंने इसका शीर्षक भी दिया है, और शीर्षक दिया है हमारी इस ज़िंदगी में। मतलब इतनी कहानियाँ कि क्या बताऊँ मैं। चलिए आप भी सुनिए इनका उपन्यास। तो चलते हैं इनके उपन्यास की तरफ। यूँ तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा घटनाएं घटती रहती हैं, और उन्हीं में से कुछ घटनाएं यादें बन जाती हैं, जिसे हम याद करके कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। तो चलिए आज हम अपनी ज़िंदगी की कुछ हसीन पलों से आपको मिलवाते हैं। ये बात यहीं बीते 1-2 सालों की है, जब मेरी इंजीनियरिंग लाइफ की शुरुआत होने जा रही थी। JEE की एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग में मुझे IIIT सोनीपत मिला था। घर में सब खुश थे कि हाँ भैया तुम्हें सोनीपत IIIT मिला है। मेरी भाई दोनों एडमिशन होने वाला था, और बस एक इंसान रूठा हुआ था, जान सकते हैं, माँ। क्योंकि माँ से अगर बच्चे दूर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो माँ उदास थी, क्योंकि इससे पहले कभी मम्मी ने अपनी बेटिया को दूर नहीं रखा था, और मेरे हिसाब से ये पहली बार होने वाला था कि मैं माँ से दूर जा रही हूँ। एक उदासी तो मेरे मन में भी छाई थी, पर कुछ कर नहीं सकते हैं। IIIT सोनीपत पहुँचे हमने वहाँ देखा कि कोई लड़की का एडमिशन नहीं हुआ है। मैं वहाँ पे एक अपनी जान की पहली लड़की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको अकेले हॉस्टल में रहना पड़ेगा। ये सुन के मेरे मामा और मेरे भाई ने मना कर दिया। एक बार को मेरे भी अंदर भी डर हुआ कि मैं अकेले इतने सारे लड़कों के बीच में रहूँगी कैसे। तो उसका ममाल ये हुआ कि हम लोग ने IIIT सोनीपत में एडमिशन नहीं लिया। उसकी बजाय हमने कहा कि स्पेशल राउंड की बात है ही, तो हम स्पेशल राउंड की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट IIIT मिलेगा या फिर नेक्स्ट NIT मिलेगा, उसमें जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हम लोग घर वापस आ गए। अब स्पेशल राउंड में मिला मुझे IIIT भागलपुर। वैसे नाम तो मैंने पहली बार सुना था, और कुछ खास एक्सेप्टेशन भी थी नहीं, और एक्साइटमेंट भी नहीं था। बताइए, आज ये यहीं पढ़ती हैं। फिर भी ना जानते हुए भी मैं निकली अपने मम्मी पापा के साथ। डेट था 6 अगस्त 2019। सुबह के 10 बजे थे, और करीब हम कॉलेज के कैंपस में पहुंच गए थे। कैंपस का हरियाली देख के तो अच्छा लगा। फिर एकेडमिक बिल्डिंग में ओपन हुआ वर्चुअल क्लासरूम। बैठने के वक्त मैं धीरे धीरे, और स्टूडेंट्स भी आने लग गए, लेकिन वहाँ पे तब तक कोई भी लड़की नहीं आई थी। कमाल की बात है ना ये। वहाँ पहुँची तो देखा कि वहाँ पे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हालांकि उस वक्त मैं उसमें से एक ही को स्टूडेंट समझ रही थी, और दूसरे को उसका गार्जियन, शायद उसका भैया, जो कि सिर्फ अपने भाई का एडमिशन करवाने के लिए आया था। लग रहा था कि कोई वो एडमिशन लेने आया हुआ एक स्टूडेंट है, क्योंकि शायद मैं पहली बार किसी पढ़ने वाले लड़के को इतना जंगली बने हुए देखी थी। वो बड़े बड़े दाढ़ी और बाल। जी हाँ, सही समझे, मैं आर्यन त्रिपाठी की बातें कर रही हूँ। हम, चलिए ठीक है, हम वैसे जंगली कहलाते हैं।
और दूसरा स्टूडेंट था शिवांग भरद्वाज, जो कि बच्चा टाइप दिख रहा था। शिवांग, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ जाना। और उसके साथ बैठी और जो उसके साथ औरत बैठी हुई थी, हम उसको शिवांग की माता जी समझ रहे थे। वैसे ही मेरा फर्स्ट थॉट था इनको देख के, बाद में समझ गई मैं, पर वो एक याद बन के रह गई। एक और चीज़ जो भी लॉकडाउन से पहले हुई, संडे का दिन था, स्नान करने के बाद वही बरामदे के चबूतरे पे धूप में बैठ के मैं नेल कट और नेल पेंट कर रही थी। लड़कियों का यही होता है, नेल पेंट या फिर नेल कलर करना, ठीक है। श्रृंगार का सीमान, सही बोले अनुराग। मेरी नज़रें नेल पेंट करने में इतनी बिजी थीं कि मैं ऊपर उठा के देखी नहीं। अचानक से मैंने नज़र उठाई तो एक बंदर बैठा था, जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस से भी कम ही था। जब मैं उसकी तरफ देखी तो वो अपना दांत दिखा के ऐसे दिखाने लगा जैसे कि वो मुझे आके काट लेगा। और मैं वहाँ से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर भागती तो वो मेरे पीछे भागता। पर फिर भी कोशिश करते हुए मैं वहाँ से धीरे धीरे हटी, अलग हुई और अपना सारा सामान वहीं छोड़ के जल्दी संजना दी के रूम में चली गई। थोड़े समय जाने के बाद जब वो बंदर वहाँ से चला गया तो मैं अपने रूम में गई। बाद में ये सब बातें याद बनकर रह गई। बहुत हंसे कि वो बंदर कभी मेरे सामने आके बैठ गया और मुझे पता भी नहीं चला। इतना नेल पेंट लगाने में व्यस्त थी आप, समझ रही हैं। चलिए छोड़िए, और आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक है। और अभी वही चीज़ बहुत मिस कर रही हूँ। जल्दी से कॉलेज खुले और फिर ऐसे ही लम्हों को जिया जाए। मतलब आप एक और उपन्यास लिखना चाहती हैं मेरे हिसाब से, आगे की यादें बना सकूं, फिर से पहले की तरह रात में हॉस्टल की छत पे बैठ के चांद से बातें कर सकूं। आज अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हों को आपके साथ बांट के मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन ख़ास तौर पे आपने मुझे ये जो जंगली कहा ना, मिलते हैं आपसे। तो अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अगली कहानी आई है अनुराग कुमार तिवारी की तरफ से। तो सुनिए किसकी और कैसी कहानी, अनुराग। हाँ, तो अगली कहानी है हमारे सेकेंड ईयर से रोशनी पाल दीदी की, जो कि ट्रिपल आईटी भागलपुर की ही है। शीर्षक है हॉस्टल की शिफ्टिंग। लिखती हैं, सितंबर की वो सुबह जब नींद खुली तो अचानक से नई आवाज़ लग रही थी। देखा तो पता चला थर्ड ईयर की ट्विंकल मैम थी। आधी खुली आंखों से मैंने देखा तो बाहर अभी भी अंधेरा था। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग मैम, क्या हुआ? वो अचानक से कही, पानी भर रहा है नीचे, उठ और चल सामान लाने मेरी मदद कर। उठी तो आधी नींद में थी और उसी हालत में मैं नीचे चली गई। हाथ में कुछ बुक्स और तकिए थमाकर दीदी बोली, जाके इसे मेरे ऊपर वाले माले में रख देना। तब समझ में आया कि नीचे जो सीनियर सारे नीचे मंजिली पर रहते थे, वो पानी भरने की वजह से सब ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे पानी भरने लगा था और हमारे पैर के एड़ियों तक पानी पहुंच रहा था, जो कि हो सकता है किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा था। तब तक कुछ लोग तो गहरी नींद में सो रहे थे, और वो कुछ लोग कोई और नहीं, फर्स्ट ईयर वाले ही थे, क्योंकि उन्हें तो भाई 20 मंजिला मिला था। बाकी लोग बिना चूँ से चाह किए सारे सामान को ऊपर से नीचे ले जाने में मदद कर रहे थे। 2 रूम और ऑफिस का सामान ऊपर के माले पर पहुंचा दिया गया। पानी तब तक हमारे पैरों तक भरना शुरू हो चुका था। तभी हमारी वार्डन मैम आ गई, मिस तेजस्वनी। तो हड़बड़ाई हुई थी और सबके बारे में पूछने लगी, कौन है, कहाँ है, कैसे हैं सब, इधर ही यही सब पूछ रही थी। सब तो वहीं थे सिवाय फर्स्ट ईयर वालों के। भाई वो तो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, चैन की नींद सो रहे थे। तो मैं और मैम एक साथ गए मुआवना करने कि कौन कहाँ है। भाई सब तो मिल गए। फर्स्ट ईयर वालों को देखी तो देखने पर ऐसा लग रहा था मानो बच्चे अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं। सब एकदम प्यार से सोए पड़े थे। अब प्यार से भी सोते हैं क्या? हाँ, लड़कियों का पता नहीं, हम तो भाई जंगली नियर दिखते हैं जहाँ तक सुना है लोगों से। आगे लिखती हैं, फिर मैं और मैडम दोनों के दोनों हम मेरे रूम में चले गए और वहाँ बैठकर हड़बड़ाहट मन में भरी हुई थी। मन में यही सोच आ रहा था कि क्या होगा अगर पानी ज़्यादा भर जाए, मेस जाना चाहिए या फिर मेस से सारा खाना हमारे लिए यहाँ पर ही आएगा? क्या होगा बॉयज़ हॉस्टल में, क्या हो रहा होगा, उन लोग का क्या हाल होगा? यही सब मन में चल रहा था। ढेरों सवाल थे, पर फिर भी सब मन ही मन तो ये था, पर बाहर से सब शांत थे, एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ हर मुश्किल से लड़ने के लिए एकजुट। भैया श्री राम जी की कृपा से हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं,
पर आप भी तो उस समय बॉयज़ हॉस्टल में ही थे ना, तो बॉयज़ हॉस्टल की तरफ से क्या दास्तान थी? दास्तान तो कुछ ऐसी ही थी कि जो उतने भी नीचे वाले थे, सब लोग अपना सामान ऊपर कर रहे थे। और ख़ास बात ये है कि फर्स्ट ईयर के साथ साथ वहाँ पे हमारे सीनियर भी आ गए थे। एक अलग ही माहौल था वहाँ पे, थोड़ा डर का माहौल था, तो थोड़ा एक्साइटमेंट का भी था, क्योंकि जीवन में सबने शायद पहली ही बार बाढ़ देखी थी। यही सब हुआ था, बाकी मज़ा बहुत आया था। तो क्या इतनी सी कहानी थी उनकी? जी, ये थी रोशनी दीदी की तरफ की उनकी यादगार पल। आगे चलते हैं, आगे की कहानी सर के हवाले। तो ये कहानी कुछ जीवन में घटित हुई कहानी है। ये एक असली कहानी है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे मजाक की दुनिया से हट के थोड़ा सीरियस होकर सुनेंगे। ये एक असल जीवन की कहानी है, और इसको कहा है बरूर अगमनिशनेरी ने। सेकेंड ईयर की छात्रा हैं, तो कहानी उनकी कुछ यूँ है। ये एक असल जीवन की घटित हुई कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर से झकझोर के रख देगी और ये सोचने पे विवश कर देगी कि आज का समाज भी इतना क्रूर है। कहानी दो भाइयों की है, जोहित और शोभित की। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम पारवी है। जोहित बड़ा भाई, मेहनती और दिल का सच्चा, और एकदम उन्हीं से विपरीत था भाई शोभित। परिवार की आर्थिक समस्या के कारण जोहित को अपनी पढ़ाई 11 वर्ष की उम्र में ही छोड़नी पड़ी, जो कि शोभित को कोई पढ़ाई से लेना देना था नहीं, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई ऐसे ही छोड़ दी, और उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखना भी जरूरी नहीं समझा। उस कच्ची सी उम्र में ही जोहित खेत जाता, काम करता, पसीना बहाता। जो कि काम मजदूरी का था, तो रात में आने पर उसे देर हो जाती, और उसके पिता के कठोर व्यवहार के कारण खाना घर को बंद कर दिया जाता, जिसे उसे कई रात बिना खाए भूखे ही सोना पड़ा। एक ज़िंदगी ना जाने क्या क्या दिखाती है। जहाँ जोहित को अपने परिवार के लिए दिन रात काम करता, वहीं शोभित दिन रात बस घर पर पड़ा रहता। बड़े भाई होने के कारण और पिता को घर में कुछ ज़्यादा काम ना करने के कारण सारी जिम्मेदारियों का भार जोहित के ऊपर पड़ गया। ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण उसने अपने जीवन में कई बार बेइज्जती, कई बार कंपनियों में काम ना मिलना, और कई बार अस्वीकृतियाँ भी उठानी पड़ी। अपने परिवार की भूख को सामने देख उसकी हिम्मत टूटती तो थी, पर भूख देखकर शायद और ज़्यादा बढ़ जाती। काम के चक्कर में उन्हें दिन भर बिन कुछ खाए पिए पैदल ही चलना पड़ा। और कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। अस्थायी रूप से उन्हें एक कंपनी में जॉब मिल गई। वहाँ जोहित अपने काम के प्रति मेहनत और लगन देख के सबका दिल जीत लिया। उसे सप्ताह में 3-4 दिनों के लिए रात की पाली में जगना भी पड़ता था। जोहित के लिए अविस्मरणीय दिन। जोहित को वेतन मिलना शुरू हुआ और उसने अपने परिवार के सारे ऋण चुका दिए। उसकी मेहनत होने के कारण उसने अपनी पारवी का बहन का ब्याह भी खूब धूमधाम से किया। शोभित ने कभी कोई काम नहीं किया, न घर का और न ही बाहर का। एक बड़े भाई होने के नाते जोहित ने शोभत की एक कंपनी में जॉब भी लगवा दी। कुछ ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों की शादी हो गई। बचपन में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति दुख को देखते हुए जोहित ने अपनी सारी कमाई अपने माता पिता को दे दी। एक अच्छे होने का, श्रवण बेटे होने का पूरा कर्तव्य निष्ठा से पालन किया। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को कोई ख्याल नहीं रखा, पर उसके उलट शोभित ने अपनी सारी कमाई बचाई और साथ साथ जोहित की आमदनी भी रख ली। एक दिन जोहित के माता पिता ने जोहित से कहा कि तुम हमारे घर पर कब तक रहोगे, अपने दम पर भी कुछ कुछ करोगे कि नहीं। यह सुन जोहित के पाँव तले जमीन खिसक गई। हम तुम्हें कब तक संभालेंगे, ऐसा कथन उसके माता पिता के थे। जोहित को ये बात बहुत देर से पता चली। उसे पता लगा कि जिनके लिए उसने जीवन भर अपना दे दिया, आज वही उसको ऐसा कह रहे हैं। पर दिन बीत चुके थे। उन्होंने अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगे और उनके ऊपर सब कमाई देने लगे। वो बच्चे जो अपनी उम्र से पहले बड़े हो गए थे, जिन्होंने जोहित के कठिन समय में अपना पूरा साथ दिया था, आज उनके साथ खड़े थे। आज जोहित अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से रह रहे हैं, और उनका जीवन का भी एक यही लक्ष्य है कि जो कष्ट उन्होंने अपने जीवन में उठाया वो उनके बच्चों को ना उठाना पड़े। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कहानी कुछ कहती है, और क्या कहती है कि फ़र्क नहीं पड़ता आप किसके लिए खड़े हैं, किसने क्या कहा।
आप उनके लिए तभी तक ज़रूरी होते हैं जब तक आप उनकी ख्वाहिशें आपके लिए पूरी नहीं हो जाती। अंततः ये ज़रूरी भी है कि आप जिनके साथ हमेशा रहें वही आपके हमेशा हितैषी रहें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो जान के देखिए और परखिए। एक कहानी वरूर की तरफ से, बड़ी दिल दुखाने वाली कहानी थी और इसी दिल दिखाने वाली कहानी को आपने शायद जिया होगा, इसका मैं उम्मीद करता हूँ। तो थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं, चलते हैं अनुराग की तरफ अगली कहानी के लिए। तो अनुराग, आपकी कहानी। इस शांत भरे माहौल के बाद अगली कहानी देखते हैं अभिनव ठाकुर की तरफ से। फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, हमारे ही बैचमेट। इन्होंने अपने खुद का एक एक्सपीरियंस भेजा है, तो शीर्षक डाला इन्होंने दोस्तों के साथ भूकंप में आनंद। देख रहे हैं, भूकंप में भी आनंद लेने के चस्का चढ़ा है। चलिए देखते हैं क्या है। लिखते हैं, स्कूल लाइफ हर किसी के जीवन का सबसे यादगार पल। सही बात भी है। कई किस्से छुपे होते हैं जो अक्सर याद आने पर होठों पर मुस्कुराहट ला ही देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा मेरा है, 25 अप्रैल 2015 का। क्या बात है भाई साहब, को दिनांक तक याद है। लिखते हैं, 8वीं क्लास में पहुंचा ही था और बस 20 ही दिन हुए थे। उस दिन क्लास का सेकेंड लास्ट पीरियड चल रहा था। सब बहुत खुश थे कि चलो अब छुट्टी होगी, सब अपने अपने घर को निकलेंगे। अचानक सारे दीवार और जमीन हिलने लगी। सब हैरान परेशान एक दूसरे को घूर ही रहे थे। इतने में मैडम चिल्लाती हैं, अरे बाद में घूरना एक दूसरे को, सब भागो जान बचा के। सब कूदते फांदते सारे सामान को वहीं छोड़कर बाहर भागे। सब बाहर पहुंचे तो देखा कि सारी गर्ल्स एक सा झुंड बनाकर अचानक से रोने लगती हैं। अब लड़कियों का क्या ही कहना, कुछ बात हो ना हो बस आंसू की धारा बहने लग जाती है। आगे लिखते हैं, थोड़ी देर ऐसा ही माहौल था। सब एक दूसरे के साथ जुटकर खड़े हुए और शांत होने की कोशिश कर रहे थे। माहौल जब शांत हुआ तब प्रिंसिपल सर भी तब तक वहां पर आ पहुंचे थे और उन्होंने असेंबली लगवा दी। असेंबली में लगवाकर वहां पर भाषण के तौर पे कहने लगे कि डरने की कोई बात नहीं है, माहौल अब शायद कंट्रोल में आ चुका है, तो आप लोग अपने अपने कक्षा की ओर जाइए। सब कक्षा की ओर जा ही रहे थे और वहां पहुंचे तो देखा कि हमारे सारे बस्ते और बुक किताब इधर इस तरह से फेंकाए हुए हैं मानो उस पर बंदर नाच कर गए हों। हम सब एकजुट होकर के वो सारे किताबों को बस्तों में सैयार ही रहे थे कि अचानक से फिर भूकंप के दूसरे झटके आने शुरू हो गए। इस बार तो ऐसी फटी सब बिना कुछ सोचे समझे सीधे भाग गए। और इस बार तो प्रिंसिपल सर क्या, मोदी जी भी आकर कह दे कि बेटा जाओ अब भूकंप नहीं आएगा, तो भी कोई नहीं मानने वाला। सब अपनी जान बचाने के लिए वहां पे खड़े थे और प्रिंसिपल सर और हमारे टीचर से मोबाइल ले लेकर अपने पेरेंट्स को कॉल करके बुला रहे थे कि आइए और अब हमें घर ले जाइए, हम यहाँ सुरक्षित नहीं रहे। इतने में होता है ना वो क्लास का एक हीरो, हमारे क्लास में भी था निशांत नाम का। माहौल थोड़ा सा शांत हुआ नहीं कि बंदा कूद पहुंचा कि चलो मैं भी थोड़ा रोल मार लूं, और घुस गया क्लास में। हम सब नीचे से चिल्ला रहे थे, भाई नीचे आ जा, नीचे आ जा, कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नीचे आ जा। पर वो कहाँ था किसी की सुनने वाला। अपने साथ साथ अपने 5 और दोस्तों के बस्ते को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर वो नीचे आया शांतिपूर्वक भाव से। तब वहाँ पे गेट कीपर भैया भी थे, वो उन्होंने देखा कि हाँ चलिए अब वो जब आ चुका है तब फिर हमें भी जाना चाहिए। माहौल को शांत होता देख गेट कीपर भैया गए और एक एक करके हर कक्षा से सबके बैग फेंकने लगे। सब अपने अपने बैग उठाए और घर जाना शुरू किया। इतने में प्रिंसिपल सर ने अनाउंस कर दिया कि इस बार छुट्टियां आपकी यहीं से शुरू होंगी, क्या पता आगे क्या हो जाए, इसलिए हमें अप्रैल में ही छुट्टी मिल गई। मन में एक अलग खुशी की लहर दौड़ आई कि चलो पहली बार अप्रैल में हमें छुट्टियों का मजा लेने मिलेगा। पर ये छुट्टियां कहाँ पूरी होने वाली थी, जहाँ पता चला कि हमारे क्लास जून में ही स्टार्ट कर दिए जाएंगे। हमने सोचा था जुलाई तक रहेंगे घर, और यहाँ जून में ही क्लास स्टार्ट होने की बात हो गई। फिर भी मन में एक और आइडिया आया है कि हम तो कभी भी मई जून में जब जो पैदा हुए रहते हैं उनका जन्म दिवस तो मना ही नहीं पाते, उन्हें कभी जीपीएल का आनंद तो दे ही नहीं पाते हैं। इस बार मौका मिलेगा, भले मई वालों का नहीं पर कम से कम जून वालों का तो मिलेगा। इसी बात पर खुशी होकर हमने अपनी गर्मी छुट्टियां बिताई और जून में वापस क्लास आने लगे। तो ये थी अभिनव ठाकुर की ओर से एक कहानी। भाई भूकंप तो नहीं, पर दोस्तों के साथ बर्थडे का प्लान भाई मनाने का जोश ही कुछ अलग रहता है, क्या ही कहें। हर कोई
बर्थडे तो दोस्तों के साथ मनाता है, तो उसमें जीपीएल नाम का चीज़ तो ज़रूर होता ही है। सर आपके साथ कॉलेज में या फिर स्कूल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ? देखिए, हमारे यहाँ बर्थडे होता है तो कुछ नहीं होता है। साफ सीधी बात यही है कि जिसका बर्थडे होता है उसको पार्टी देनी होती है, और ऐसे ऐसे जिसका जिसका बर्थडे आता जाता है वो बस पार्टी दे जाता है। गिफ्ट पे नाम पे कुछ नहीं, कभी कोई गिफ्ट नहीं मिलता किसी को, बस पार्टी देनी होती है। और कौन पार्टी देता है? जिसका बर्थडे होता है। चलिए, ये लड़कों की बातें हैं अपनी, आगे बढ़ते हैं। और ये कहानी दूसरी प्रेम प्रसंग की कहानी है, और ये कहानी है प्रेम कुमार की। नाम, भाव और उक्ति तीनों सेम है, मानना पड़ेगा प्रेम को। अच्छा, प्रेम ने प्रेम ही शायद बहुत ही किया होगा। चलिए, और उन्होंने इसका शीर्षक भी दिया है। वो कहा है, वो प्यार था या सिर्फ आकर्षण। अच्छी बात है। पता नहीं वो प्यार था या सिर्फ आकर्षण, लेकिन जब भी हम साथ होते थे तो मेरे अंदर एक अलग ही किस्म की खुशी होती थी। 4 साल हो गए उसको आखिरी बार देखे हुए, याद है कि 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए उसको आखिरी बार देखे हुए, लेकिन अभी भी उसके साथ बिता हुए हर एक पल याद है मुझको। चाहे वो साथ बैडमिंटन खेलना हो या फिर पहली सीट के लिए झगड़ा करना। कभी कभी तो मैं उसकी उपस्थिति से असहज भी हो जाता था। जो भी हो, पर उसका आसपास होना अच्छा लगता था। शायद उसे भी अच्छा लगता हो, शायद उसे भी लगता हो, पर मैं ये जान ही कहाँ पाया था। वैसे तो हर रात क्लास ख़त्म होने पे उसके पापा आया करते थे उसको घर ले जाने के लिए, परंतु कभी कभी उनके व्यस्त होने पे मैं ही छोड़ने जाया करता था। रास्ते में मन करता कि पूछ लूँ उससे, पर साथ में उसका छोटा भाई भी तो होता था। बच्चा था, पर था बहुत दुष्ट। साले, ये बॉलीवुड सिनेमा देख देख के ना मैं भी बिगड़ गया था, मतलब कुछ भी। खैर, समय बीतता चला गया, चीज़ें बदलती चली गई, पर बॉलीवुड का कहाँ बदला, क्योंकि अभी कहानी की असली खेल तो बाकी ही था। नहीं समझे? अरे, मैं लव ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, बस इतनी सीधी है बात। तो देखिए, लव ट्रायंगल में इंसान तो बहुत दुखता है। आप लव ट्रायंगल में फंसे हैं क्या, अनुराग? इनका ताकना मुझे लगता नहीं है ये कॉलेज लाइफ में भी ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है यश यादव की तरफ से, और वो कहानी सुनाएंगे अनुराग। अनुराग, आप पे। तो अगली कहानी है यश यादव की तरफ से, शीर्षक है बस का वो ट्रिप। लिखते हैं, स्कूल की तरफ से एक एजुकेशनल ट्रिप प्लान किया गया था। अब ये होना तो इंटर स्कूल था, यानी अलग अलग स्कूलों से और भी छात्र छात्राएं आते हैं। अब उसमें कंडीशन ये रख दिया इन्होंने कि जो भी बच्चा स्कूल ट्रिप में जाएगा उसे किसी न किसी प्रतियोगिता में भाग जरूर लेना पड़ेगा। ये अक्सर हो जाता है, भले मन हो ना हो, बच्चे को परेशान होकर उसमें भाग लेना ही पड़ जाता है। तो हमने भी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता में अपना नाम दे दिया। अब हमारे साथ थे एक और सीनियर। हम ठहरे, मतलब हम, हमारे सीनियर और हमारे साथ दो शिक्षक, एक संगीत के शिक्षक और एक अंग्रेजी के शिक्षक। हम सब निकले ट्रिप पर। पहुंचे तब वहां रात को कहाँ किसी को नींद आने वाली थी। अब नींद आ भी जाए तो ऐसे ट्रिप्स में कहाँ किसी को सोने का मौका मिलता है। ये तो अक्सर सबके साथ ही होता है ना, कभी सोने दिया ही नहीं जाता है। तब नहीं पता सीनियर भैया के मन में कहाँ से खुराफात आया कि वो अपने हाथ में कोलगेट लेकर के सारे अलग बच्चों के तकियों पर कोलगेट लगाकर उन्हें चिपकने का मजा ले रहे थे। अब उनके मन में अचानक से कहाँ से चुल मच गई कि वो उन्होंने देखा कि संगीत के शिक्षक अपने कमरे में नहीं है। अब वो कूद कर चल दिए कि उनके तकिए पर कोलगेट लगा दिया जाए और उस कोलगेट को देखा जाए कि सर के साथ क्या होता है। पर शायद वो भूल चुके थे कि भैया जिस तरह हम लोग को नींद नहीं आ रही है, उसी तरह दूसरे सर लोग भी तो नहीं सो रहे होंगे। और बात ऐसी ही थी, अंग्रेजी के सर को नींद नहीं आई थी और उन्होंने भैया को देख लिया। अब रात को तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया। सुबह हुई तो सुबह संगीत वाले सर और भैया दोनों आमने सामने नाश्ते के पास। सब नाश्ता कर ही रहे थे कि अचानक से उधर से जोर जोर से आवाज आने लगी किसी को मार पड़ने की। सब अचानक से नाश्ता छोड़कर इधर आ गए, जैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो नाश्ता करने से। देखा तो भैया को इतनी ज़ोर ज़ोर से मार पड़ रही थी कि वो ऊपर से नीचे तक लाल हो चुके थे। अचानक सर को याद आया कि भैया ने तो प्रतियोगिता में भाग भी लिया है, तो इसलिए सर रुक गए।
अंत में देखा तो भैया पूरे लाल थे, पर उसी हाल में उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। शाम का समय हुआ था, सब परिणाम का इंतजार कर रहे थे। जब परिणाम आया तब अचानक से सब हैरान दंगेज रह गए। देखा तो भैया का प्रथम स्थान था। हम सब दंग, भाई इतना मार खाने के बाद कोई प्रथम स्थान। जब सब वापस आए तब सब ने सब भैया से पूछा, हाल चाल कैसा है और क्या जादू कर दिया जो आज आप प्रथम आ गए। उन्होंने हंसकर एक जवाब दिया, भाई आज मार्क काम आ गई, इसी के बदौलत जीत मिली है। तो ये थी यश यादव की तरफ से एक कहानी। ऐसा तो कभी भैया आपके साथ हुआ है क्या कि कभी मार पड़ने के देखिए, बाद? मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर मैं जहाँ तक अंदाज़ा या फिर अनुमान लगा सकता हूँ, ये यश यादव केंद्रीय विद्यालय के पढ़े रहे होंगे। हो और सकता है। सच बता रहा हूँ, और हो सकता है ये सच में वहीं के पढ़े हों और किस्सा भी वहीं का हो, क्योंकि हमने ऐसे हजार किस्से देखे हैं अपनी आंखों के सामने। एग्जीबिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में, साइंस एग्जीबिशन, सोशल साइंस एग्जीबिशन, तो वहाँ पे ऐसे किस्से आम बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आखिरी कहानी आई है गौरव परीख की तरफ से, हमारे सेकेंड ईयर के CR। और इन्होंने कहानी भी लिखी है अपने हॉस्टल लाइफ की। शायद फर्स्ट ईयर वाले इसे जी ना पाए हों, पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप इसे जी पाएँ। और किस्सा एग्ज़ाम का इन्होंने इसको नाम दिया है। कल से एंड सेम शुरू होने वाले हैं और हमने अभी तक सिलेबस का अता पता भी नहीं। और मेन बात यह है कि फिर भी हम पढ़ ही नहीं रहे। पूरे दिन से टेंशन में है कि कल पेपर है, पर पढ़ नहीं रहे हैं। इस टेंशन को उतारने का एक ही तरीका है, CSE की चाय। वो चाय इतनी अच्छी होती नहीं थी, लेकिन 10 लोगों का एक साथ एक टेबल के ऊपर बैठना और गपशप बातें करना उस चाय को अच्छा बना देता था और एग्ज़ाम की टेंशन भी गायब हो जाती थी। हमारे ग्रुप की एक गंदी आदत है, वो हर बात में लॉजिक ढूंढते हैं, और आज उन्हें CSE से वापस हॉस्टल जाने का लॉजिक मिल नहीं रहा था। तो उनका कहना था कि 6 बज ही गए हैं, हॉस्टल पहुंचेंगे तो 6:20 हो जाएंगे और फिर 1 घंटा पढ़ेंगे और फिर वापस यहीं आना होगा, तो क्यों ना करके यहीं पढ़ा जाए। तो अब डिसाइड हुआ कि हम सब लोग यहीं CSE में पढ़ेंगे। लेकिन ये सोचने की बात होगी कि जो लोग पूरे साल नहीं पढ़े, एक अकेले रूम में, शांत रूम में नहीं पढ़े, वो लोग भरे माहौल में, शोर के माहौल में CSE में पढ़ लेंगे। और जैसे हम लोग, और किसी की आवाज़ आई पीछे से कि ग्राउंड खाली है, आ जाओ। और जैसे हम लोग ये सुनने के लिए बेताब बैठे थे कि कब कोई बोले और कब हम लोग भागें। हमने 10 सेकंड भी नहीं लगा और सब लोगों ने अपने सामान, लैपटॉप वहीं छोड़कर पहुंच गए ग्राउंड में। और हमारे ईयर के लड़कों को वॉलीबॉल खेलने की एक अलग ही आदत है। आप मुझसे दिन रात कहिए, वो दिन रात वॉलीबॉल खेलने के लिए तैयार रहेंगे। अब हमने डिनर किया और हॉस्टल आ गए। रात के 9 बज चुके थे। रूम में तनाव और डर का माहौल था, साफ दिख रहा था सबके चेहरों पे, क्योंकि कल तो मैथ्स का पेपर था। अब हम लोग डर कर नोट्स खोलते हैं कि कुछ हल्का फुल्का समझ में भी आता है, लेकिन मोस्टली सब कुछ बाउंस जाता है। साल भर तो पढ़ा नहीं गया है, क्या ही किया जाए। आखिर थक हार कर हम पहुंचते हैं हमारे क्लास के जॉन विक बाबा के पास। उनकी बुरी आदत है कि वो रात को 10:30 बजे सो जाते हैं और सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। और उन्होंने 30 मिनट में इतना समझा दिया कि पता चल गया कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है। अल्टीमेटली मैटर वही करता है। और डर का माहौल बढ़ता ही जा रहा था। और ऐसे माहौल में पता नहीं क्यों मेरे रूम पार्टनर, हम लोग एक गाना गाने लगते हैं, ओ गांजा ओ गांजा, ओ गांजा गुन, चरस गांजा। नहीं सुना है तो आप सुनिएगा। और ये गाना सुनते सुनते हमारे भगवान के रूप में सामने आए मिस्टर यूट्यूबर। देखिए, इंजीनियरिंग के लिए ये सबसे अच्छी बात है, यूट्यूबर गजेंद्र पुरोहित जी, आप लोग जानते होंगे। और उनसे पढ़कर पासिंग मार्क्स तो हो गए। थोड़ा सुकून भी मिला कि हाँ, अच्छे से एग्ज़ाम जा सकता है। और एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले जॉन विक भाई ने अपने रूम की दीवारों पर लिखे हुए सारे फॉर्मूले हमको समझा दिए और ये भी बता दिया कि कौन से फॉर्मूले कैसे लगाने हैं। बस इतना ही जानना था हमको। शौक तो हम तब हुए जब रिज़ल्ट आया, क्योंकि हमने जितने एक्सेप्ट किए थे उससे ज़्यादा हमको नंबर आए थे। इससे हमें 2 बात समझ में आई। एग्ज़ाम में पता चल जाता है कि हॉस्टल से एकेडमिक बिल्डिंग भले 100 मीटर लंबी हो, लेकिन उसमें डिस्कस की हुई चीज़ें टॉपर के बनाए नोट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और दूसरी और सबसे अहम बात यह है
कि इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग के अलावा सब सीख जाते हैं। तो ये था हमारा कुछ कहानी का किस्सा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारी कहानी के किस्से। ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, तो अगर हमसे कुछ गलतियाँ रह गई हों, हमसे कुछ त्रुटियाँ रह गई हों तो उसके लिए क्षमा करें। और अगर आपके कुछ विचार हैं, कुछ हमको देने के लिए बातें हैं, तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, टिप्पणी करें, अपने विचार प्रस्तुत करें। आपके पत्रों का हम लोगों को इंतज़ार रहेगा। इन्हीं सब के साथ बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम। धन्यवाद।